मैंने कहा। इस वक्त बाहर से अब्दुल भाई की आवाज सुनाई दी, ए गोलर भाई, क्या तुम अंदर होता पड़ा है? ए मैं अंदर आने को सकता हूँ? गोलर भाई, तालुत ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ, अब्दुल भाई को गोलर भाई से मिलकर बहुत खुशी हुआ था, इसलिए मैं गोलर भाई बन गया हूँ, ख्याल रखना। मैंने हंसते हुए कहा। तालुत भी हंस पड़ा। देखें इस पर क्या पिता पड़ी है, मैंने कहा और फिर बाहर निकल आया। लेकिन आपको ये एहसास क्यों कर हुआ हम शरीफ लोग हैं? इसके जवाब के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। हाँ, मैं खुदा से दुआ करता रहता हूँ कि मेरी नूरुन्निसा को बुरे लोग ना टकराए। न जाने क्यों बाज़ औक़ात मुझे अपनी दुआ पर इत्मीनान सा महसूस होता है। मुझे चंद लम्हात की इजाजत दे, नूरुन्निसा ने उठते हुए कहा। मुझे चंद लम्हात की इजाजत दे, नूरुन्निसा ने उठते हुए कहा। फिर वो बावर्ची खाने में चली गई। बड़े मियाँ के चेहरे पर चंद सवाल उभराए, लेकिन वो इन्हें आखिर तक जुबान पर न ला सके। नूरी कभी बावर्ची खाने में जाती, कभी हमारे पास आ बैठती। सफदर भी आ गया तो उसने बताया कि वो छठी क्लास में पढ़ता है और हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आता है। ये किसी तौर एक एक्स्ट्रा गर्ल का घराना नहीं था, नहायत शरीफाना माहौल और ऊपर से बाबूहा की जलालत। नूरी की लजाजत, कैसी मुतजाद बातें थी। फिर हमने खाना खाया, हासिल लवाजमात थे। ना जाने नूरी ने सब कुछ कहाँ से किया था, ताहम इसका घर था इसलिए इसे कुछ ना पूछा। फिर अब्दुल भाई आ गए। नूरी ने उसे भी खाने की पेशकश की। अब्दुल भाई बेतकल्फी से बैठ गए। उसने बताया कि दिलशाद में इनके लिए कमरों का बंदोबस्त हो गया है और इसने कमरे के नंबर वगैरह भी बताए थे। चलते हुए मैंने 100 रुपए का एक नोट सफदर के हाथ में थमाते हुए कहा, सफदर मियाँ, ये तुम्हारी मिठाई के लिए और कहानियों की किताबें उधार। सलीम भाई, नूरी ने आहिस्ता से कहा, इस बच्चे ने इतना बड़ा नोट कभी नहीं देखा, देना चाहते हैं तो इसकी हैसियत के मुताबिक दें। नूर, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, तुम जानती हो कि मेरा इस फिल्मी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी मेरी शख्सियत पर गंदगी की इतनी तय नहीं चढ़ी कि मैं मुखलिस और नेक लोगों को इनकी कीमत अदा कर सकूं। हाँ, दिल की कोई ख्वाहिश पूरी करने को जी जरूर चाहता है। अगर मुनासिब समझो तो सफदर को ये पैसे रख लेने दो। हाँ, अगर मुझे कोई मुकाम नहीं देना चाहती तो मैं मजबूर भी नहीं करूंगा। नूरी मुझे देखती रही, फिर नजरें झुका ली। अब इजाजत है मोहतरम, जब तक इस शहर में है हाजिर होते रहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो। मेरे लिए इससे खुशी की बात और कौन सी हो सकती है बेटे, मैं तो यूं भी अंधा आदमी हूँ, कहीं जा ही नहीं सकता, बस घर में पड़ा रहता हूँ। अगर कोई आ जाए तो मेरा दिल भी खुश हो जाता है। तब तो हम रोज हाजिर होंगे, तालुत ने कहा। बड़ी खुशी से मियाँ, ये झोपड़ा तुम्हें खलूस से मालामाल मिलेगा, बड़े मियाँ ने कहा। नूर, मैंने ऐसा से कहा। जी। वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी, इसलिए सरगोशी में बोली, अगर इस काबिल समझो तो कल दिन को 10 बजे दिलशाद में आ जाओ। तुम्हारे शहर में अजनबी हैं, इसलिए बाज मामलात में तुमसे कुछ मशवरे करने हैं। मैं हाजिर हो जाऊंगी। वादा? जी, उसने जवाब दिया। फिर हम बुजुर्ग से मुसाफा करके और सफदर के सर पर हाथ फेर कर बाहर निकल आए। अब्दुल भाई एक टैक्सी पकड़ लाया और हम टैक्सी में बैठकर दिलशाद चल पड़े। रास्ते भर हम खामोश रहे थे। थोड़ी देर के बाद टैक्सी एक खूबसूरत होटल के सामने रुक गई। अब्दुल भाई ने किराया अदा किया और फिर हम अंदर दाखिल हो गए। होटल दर हकीकत आलीशान था। कशादा एयर कंडीशन कमरे रहायश के लिए बहुत उम्दा थे। हमने इन्हें पसंद किया। फिर तालुत ने मजीद 5,000 निकालकर अब्दुल भाई को दिए। आप अपनी जेब से हमारे अखराजात न करें अब्दुल भाई, ये रख लें और जब खत्म हो जाए तो बेतकल्फी से मांग लें। हो जी, आपने 10,000 जो दिए थे, अब्दुल भाई नर्वस होकर बोले। वो तो आपके थे अब्दुल भाई, हमारे दूसरे अखराजात हमारे जिम्मे, आपका इनसे क्या ताल्लुक? खादिम हूँ सरकार, खुदा कसम हमेशा वफादार पाएंगे, अब्दुल भाई लरसते हुए बोले। वो अब्दुल भाई, अचानक तालुत बोला। जी सरकार। रोशीला का फोन नंबर क्या है? तालुत ने अचानक पूछा और मैं चौंक कर तालुत की तरफ देखने लगा। तालुत को इसी का खतरा था, इसलिए उसने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि अब्दुल भाई का बताया हुआ नंबर नोट करने लगा। ठीक है अब्दुल भाई, अब आप आराम करें, कल का क्या प्रोग्राम है? जैसा हुक्म करे राना साहब, अब्दुल भाई सरापा न्याज से। कल आप हमारे सारे काम करके दफ्तर आ जाएं। कोई उम्दा गाड़ी, कोठी और दफ्तर का फौरी तौर पर बंदोबस्त ना हो सके तो एक आध दिन दिया जा सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें, हम होटल से इस वक्त तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि आपका फोन ना आए। सौदा हो जाए तो मोटर कंपनी के मुलाजिम को साथ लेते आना, अदायगी कर दी जाएगी। किसी ड्राइवर का भी इंतजाम कर लेना। मैं खुद भी कार चला सकता हूँ जी, खुदा कसम, एकदम फर्स्ट क्लास वाला। खैर, फिर भी ड्राइवर की जरूरत तो होगी। तलाश कर लेंगे सरकार, अब्दुल भाई ने कहा। फिर वो सलाम करके चला गया। तब तालुत मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। हाँ, बस सुनाओ, क्या कहना चाहते हो? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले हजूर से एक सवाल करूंगा। इसका जवाब नहीं मिलेगा, तालुत ने कहा। आखिर क्यों? हाँ, इंसान हूँ बस। बहरहाल, वो इसके मुशर्रफ के लिए क्या बुरी है? और फिर इस बेचारे को रूई वाला से कुछ नहीं मिला। वो भी थोड़ी देर कबल इसके बारे में तुम दूसरे अंदाज से सोच रहे थे, इस बात पर ताव खा रहे थे कि इसने सेठ के साथ मिलकर तुम्हें फांसने की कोशिश की। दरअसल आरफ, मैंने इसके एक जुमले पर गौर किया जिसने मेरे अंदर लचक पैदा कर दी। यानी उसने कैसे अनोखे अंदाज में कहा था कि मैं तो बाजार में सजी हूँ, आप लोगों से बनाकर ना रखूंगी तो गुजारा कैसे होगा? हाँ, मुझे याद है। नूरी को थिरकते देकर हम सोच भी नहीं सकते थे कि इसका दूसरा रुख ऐसा अजीब होगा। मेरा ख्याल है कि वहां दूसरी एक्स्ट्रा लड़कियां भी थीं, हमने किसी तक तवज्जो नहीं दी। ठीक है, इस तरह मुमकिन है रोशीला की भी कोई कहानी हो। नहीं भी है तो यार, इस होटल में से मधु करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है तालुक। हाँ, रोशीला और नूरी का फर्क मैं तुम्हारे सामने वाजिया कर दूं।
روشیلا کے ساتھ اگر حادثات بھی ہوئے تو اس نے ان حادثات کو قبول کر کے خود کو فروخت کر دیا۔ نوری ابھی حالات سے لڑ رہی ہے، ممکن ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا سٹیج آ جاتا جب وہ روشیلا بن جاتی۔ ہاں یہ نمایاں فرق ہے، لیکن ہم اسے روشیلا نہیں بننے دیں گے، پوری کوشش کریں گے۔ مگر یار کیسی انوکھی بات ہے، ہم سے ایسے ہی لوگ ٹکراتے ہیں، خوددار معزز قسم کے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ۔ لطف بھی اس لیے آتا ہے۔ اب ان نور النساء عرف نوری عرف نور خاتون کو شیشے میں اتارنے کے لیے کیا سوچا تم نے؟ طالوت نے کہا، کل 10 بجے بلایا ہے، اس کے بعد اس کے سامنے ڈرامہ بولنا پڑے گا، امید ہے کامیابی ہو جائے گی۔ میرا اب یہاں کچھ عرصے قیام کا فیصلہ کیا ہے تو پھر کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر مجھے گھورتے ہوئے بولا، ویسے تمہارے اندر ایک بڑی خرابی ہے۔ وہ کیا؟ تم محبوباؤں کے بجائے بہنیں دریافت کرنے کے عادی ہو۔ یار میں چاہتا ہوں تم بھی ایک محبوبہ پال لو تاکہ میرے پروگراموں میں رخنہ اندازی نہ ہو، طالوت نے کہا۔ خیر اس لائن میں رہے تو میرا کام بھی کہیں نہ کہیں بن ہی جائے گا، لیکن فی الحال میں تمہارے کسی پروگرام میں رخنہ اندازی نہیں کر رہا۔ کر تو رہے ہو، اب اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو میں ذرا ٹیلی فون پر روشیلا سے پیار و محبت کی 2-4 باتیں کر لوں۔ چلا جاؤں گا دوست، لیکن ایک شرط پر، وہ یہ کہ کم سے کم فون پر تم اسے گفتگو میرے سامنے ہی کرو۔ طالوت مجھے گھورتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، لیکن تم شبانہ کا دشالہ میرے پاس رکھ کر جاؤ گے۔ کیوں؟ تم خود سمجھ سکتے ہو، پہاڑوں پر تم نے بدمعاشی کا ثبوت دیا تھا۔ نہیں میرے دوست، تمہارے درمیان ایک شریفانہ معاہدہ بھی ہے، کبھی کسی کی قابل اعتراض خلوت میں داخل نہ ہوں گے۔ وعدہ؟ طالوت نے میرے لفظ قابل اعتراض پر غور نہیں کیا تھا۔ پکا وعدہ، میں نے جلدی سے کہا، میں اس الفاظی چکر سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھا۔ ظاہر ہے بات صرف قابل اعتراض مناظر کی تھی، اس سے پہلے کا تو میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر کرو فون۔ بسم اللہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طالوت نے ریسیور اٹھا لیا، پھر اس نے روشیلا کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے ایک زنانی آواز سنائی دی، ہیلو، مس روشیلا موجود ہیں؟ کون سا بول رہے ہیں؟ رانا عزیز الدین، میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند ہی لمحات کے بعد روشیلا کی ہانپتی ہوئی آواز سنائی دی، رانا صاحب، رانا عزیز الدین ہی بول رہا ہوں۔ میں آپ سے ناراض ہوں رانا صاحب، روشیلا نے روٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے بدقسمتی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ طالوت نے جواب دیا، بس بدقسمت تو میں ہوں جو آپ کے لیے تڑپ رہی ہوں، لیکن آپ میرا پیغام ملنے کے بعد مجھ سے نہ ملے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہاں سب لوگ کو کیا ہو گیا ہے، کیا سوتے میں انسانی جسم بھی نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں؟ کیا مطلب؟ روشیلا تعجب سے بولی۔ دوسرے لوگ کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم روئی والا کی کوٹھی میں اپنی خوابگاہ میں موجود نہیں تھے، حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ نا وقت نیند آ گئی تھی اور بس۔ دوسرے لوگ کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم روئی والا کی کوٹھی میں اپنی خوابگاہ میں موجود نہیں تھے، حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ نا وقت نیند آ گئی تھی اور بس۔ ارے لیکن میں نے خود آپ کی خوابگاہ میں جھانکا تھا، پھر پوری کوٹھی میں آپ کو تلاش کرتی پھری تھی۔ میں اس سلسلے میں اور کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ ہمارے ساتھ مناسب سلوک نہیں ہوا، طالوت نے کسی قدر سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو کیا روئی والا نے آپ سے بھی کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں مس روشیلا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، ممکن ہے میں بہت جلد آپ کا شہر چھوڑ دوں۔ رانا صاحب سنیے تو صحیح رانا صاحب، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں ابھی اور اسی وقت، برائے کرم آپ اس روئی والا کی کوٹھی سے نکل آئیے۔ میں روئی والا کی کوٹھی سے نکل آیا ہوں، اور کیا مطلب کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ دلشاد روم نمبر 108۔ مائی گڈنس، میں ابھی آ رہی ہوں، میرا انتظار کریں۔ روشیلا نے کہا، فون بند کر دیا۔ طالوت نے بھی ایک گہری سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ آ رہی ہے، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ مبارک ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار تم ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میرا مطلب ہے کہ طالوت کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں اور دفع ہو رہا ہوں، میں نے کہا۔ طالوت ہنسنے لگا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ طالوت اور روشیلا کی ابتدائی گفتگو ضرور سنوں گا۔ چنانچہ میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں بظاہر لباس وغیرہ تبدیل کر کے لیٹ گیا تھا، لیکن میرے کان باہر ہونے والی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے کی چابی کے سوراخ سے کوئی اندر جھانک رہا ہے۔ نائٹ بلب روشن تھا، طالوت کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ بدمعاش اطمینان کرنا چاہتا ہے کہ میں سو گیا یا جاگ رہا ہوں۔ بہرحال میں سوتا بنا رہا، اور پھر ہلکی سی قدموں کی چاپ دور ہوگی، تب میں خاموشی سے اٹھا، شبانہ کا دوشالہ اڑا اور آہستگی سے باہر نکل آیا۔ راہدری سنسان پڑی تھی، لیکن میرا اندازہ درست تھا، میں ٹھیک وقت پر باہر نکلا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لفٹ سے روشیلا باہر نکل آئی۔ ایک پورٹر نے کمرہ نمبر 108 کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ دستک پر طالوت نے دروازہ کھولا تب مجھے شبانہ کے دوشالے کی ایک اور خاصیت معلوم ہوئی۔ اس میں محفوظ ہونے کے بعد ضروری نہیں تھا کہ میں اتنی ہی جگہ سے اندر داخل ہو سکوں جتنی میری جسامت ہے۔ میں طالوت کی ٹانگوں کے درمیان سے بھی آسانی سے نکل گیا تھا، گویا دوشالہ اڑنے کے بعد جسامت کی قید نہیں رہتی تھی۔ روشیلا اندر داخل ہو گئی اور طالوت نے دروازہ بند کر دیا۔ روشیلا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، وہ ایک جگہ کھڑی طالوت کو گھور رہی تھی۔ کیا بات ہے مس روشیلا، آئیے اندر آئیے، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے یہ بتائیے رانا صاحب کہ آپ نے مجھے اس قابل کیوں نہیں سمجھا کہ روئی والا کے مکان سے نکلنے کے اس سے قبل مجھے فون کر لیتے؟ دراصل مس روشیلا، روئی والا کی اس کمینگی کے بعد میری جرت نہیں ہوئی کہ کسی اور سے رابطہ قائم کروں۔ کیا کمینگی کی اس نے؟ روشیلا چونک کر بولی۔ کچھ نہیں، صرف ہمارے اوپر ڈاکہ زنی کا الزام لگایا ہے، 5 لاکھ روپے نقد اور کچھ زیورات وغیرہ۔ کچھ نہیں، صرف ہمارے اوپر ڈاکہ زنی کا الزام لگایا ہے، 5 لاکھ روپے نقد اور کچھ زیورات وغیرہ۔
वो कमीना, रोशीला दांत पीस कर बोली। जाने तो रोशी, उसे इसकी कमीनगी की सजा जरूर मिलेगी। मैं इन लोगों को माफ नहीं करूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश में हिस्सा लिया है। तालूत ने कहा, रूही वाला बेद कमीना है, लेकिन तुम सबको एक ही खाने में तो ना करो। डार्लिंग, मैं तो तुम्हारी दीवानी हूँ। मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए इसके पास इसलिए छोड़ा था कि मैं तुम्हारे लिए मुनासिब इंतजाम कर लूँ। बस इतनी सी देर में सब कुछ हो गया। और तो तुमने मेरे लिए क्या इंतजाम किया है? वो नानी का मत ना जाने क्यों जिंदा है अभी तक, बस वो सबकी तरफ से मशकूक है, पैसे की लालची है। मैंने उसे एक मोटी रकम दी तब जाकर तैयार हुई। मैं तुम्हें इसके बदले में 10 गुना रकम दूंगा। रोशी, दौलत की फिक्र मत करो, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। किस बात की फिक्र हो सकती है मुझे? रोशीला ने तारूद के कंधों पर हाथ रख से नीचे गिरा दिया। इसी वक्त मेरे कान में आवाज सुनाई दी, ये मुनासिब नहीं है मोहतरम आरफ साहब। और मैं चौंक पड़ा। मैंने पलट कर देखा, रासम मेरे नजदीक खड़ा था। ओ तुम, मैंने हैरत से कहा, तशरीफ लाइए। रासम ने कहा, मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ झटका दिया। दूसरे लम्हे में अपने कमरे में था कि नहीं, ये तालुद की बदमाशी थी। उसने रासम को हदायत दे दी होगी और रासम मेरी चौकीदारी कर रहा था, इसलिए मुझे कोई इतराज नहीं हुआ। लेकिन दूसरी सुबह रोशीला नाश्ते पर हमारे साथ थी। ओ मिस रोशीला, आप कब तशरीफ लाई? मैंने पूछा। बस सुबह ही सुबह पता मालूम करके आ गई। तालुद ने मुझे आंख मारकर एक मखसूस इशारा किया और बोला, मिस रोशीला बजिद हैं कि सेक्रेटरी के हमें अपने साथ ले जाएं, हम इनके साथ ही क्याम करेंगे। मैं तालुद की बात समझने की कोशिश कर रहा था। तालुद ने एक बार फिर होंठ कोड़ लिए, गोया रोशीला से बेजारी का इजहार कर रहा था। मैं इसकी बात बखूबी समझ गया और मेरे जहन ने तेज से काम करना शुरू कर दिया। सेठ रूई वाला के रवैये के बाद भी आप इस बात पर गौर करेंगे राना साहब? मैंने शक के अंदाज में कहा। रूई वाला में और मुझ में फर्क है गोलर भाई, रोशीला ने किसी कदर तेज लहजे में कहा। जी हाँ, वो फर्क मुझे मालूम है, मैंने तलख लहजे में कहा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? रोशीला तुनक कर बोली। बस मेरी जुबान न खुलवाइए मिस रोशीला, मैं आप दोनों के फर्क को बखूबी जानता हूँ। आप में और रूई वाला में 1 लाख और 4 लाख का फर्क है। आपकी हैसियत सिर्फ 20% है। एक लम्हे के लिए रोशीला का चेहरा पक हो गया, लेकिन इसने संभलने में देर नहीं लगाई। अचानक इसकी आंखों में आंसू भर आया। फिर वह तालुद के कंधे पर सर रख कर रोती हुई बोली, डार्लिंग, तुम मेरी तौहीन बर्दाश्त कर रहे हो? तुम्हारा सेक्रेटरी क्या कह रहा है? सेक्रेटरी क्या कह रहे हो? आखिर खुलकर बात क्यों नहीं कहते? तालुद ने कड़क कर कहा, हुजूर राना साहब, जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ दुरुस्त ही है। खुद सेठ रूई वाला ने मुझे बताया था, इसने 10% की ऑफर मुझे भी दी है। इसने कहा इसने मिस रोशीला के जरिए आपको फांसा है। 5 लाख में से 1 लाख रोशीला का है। और हुजूर राना साहब, मैंने इन दोनों की गुफ्तगू भी सुनी है। कहिए तो लफज ब लफज दोहराऊं? क्यों मिस रोशीला, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सेठ रूई वाला ने इस वक्त डाकाजानी की अदाकारी नहीं की? जब आपने चलते वक्त इनसे 1 लाख रुपए का मुतालबा किया था, आपको मालूम नहीं मैं राना साहब का दोस्त भी हूँ? मैं इनके सारे मफादात की निगरानी करता हूँ। चनाचा मैंने आपकी इस दौरान की गुफ्तगू टेप भी कर ली है। ये झूठ है राना साहब, आपका सेक्रेटरी झूठ बोल रहा है। रोशीला ने घबराए हुए अंदाज में कहा। सेक्रेटरी में यही एक खूबी है मिस्टर रोशीला, वो कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो आपका करोड़ों खर्च करने को आमादा था। मैं तो आपका करोड़ों खर्च करने को आमादा था, लेकिन आपने अपनी कीमत बहुत कम लगाई। मेरा ख्याल है कि आप नाश्ता करके फौरन यहाँ से निकल जाइए, वरना मैं आपकी आवाज का टेप पुलिस के हवाले कर दूंगा। रोशीला जल्दी से खड़ी हो गई। उसने नाश्ता छोड़ दिया था, फिर तेजी से बाहर निकल गई। अब इसके पास कहने को कुछ नहीं था। कहती भी तो क्या, सारी पोल खुल गई थी। तालूत ने एक कहका लगाया, फिर मेरी पूछ थपकते हुए बोला, यार बड़ी खूबियों के मालिक हो। बंदा परवरिया हजूर नवाब साहब, लेकिन हादम से क्या अक्लमंदी सरजद हुई है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मौका शनासी। फौरन मेरा मकसद समझ गया। दरहकीकत मुझे इस औरत से कोफ्त होने लगी थी। मैंने उसे बुलाकर अपनी हमाकत पर खुद ही शर्मिंदा हो रहा था। क्यों हैरियत? मैंने हंसते कहा, यार औरत पर नाम को नहीं है, इंतहाई लच्चर अंदाज है। इसकी मौजूदगी में खुद मुझे अपने पर शक होने लगता था। मुझे ऐसी औरतों से नफरत है। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया था कि कोई ऐसी कोशिश की जाए कि अब वो इधर का रुख ही नहीं करे। मेरा ख्याल है हम कामयाब हो चुके हैं, तालुद ने जवाब दिया। मैं हंसता रहा। बहरहाल मालूम होता है रात सख्त गुजरी है। बस यार याद न दिलाओ, न जाने किस तरह बर्दाश्त किया है। यूं समझो अपनी हमाकत की सजा भुगतता रहूं। है फिलहाल वो नहीं आएगी, लेकिन इसे लिख लो, पीछा भी नहीं छोड़ेगी आसानी से। नहीं, अब मैं खुद पीछा छुड़वा लूंगा। कम से कम एक बात तो सामने आ गई है। अब किस मुंह से इज़हार उल्फत करेगी? इसी मुंह से जिससे वो सब के सामने फिल्मी हीरो से करती है। मैं हीरो नहीं विलन हूँ। चलो नाश्ता करो। इसकी मौजूदगी में मैंने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। और सच पूछो औरत, तो ये भी मैंने इसे इंतकाम लिया है। उल्लू की पट्टी ने 1 लाख की हैसियत मुझसे ज्यादा समझी थी और अपनी दानिश में मुझको बेवकूफ बनाया था। बहरहाल मुझे खुशी है, तुम जमाना साज होते जा रहे हो। मैंने कहा और नाश्ता करने लगा। ठीक 10 बजे किसी ने तालुत के दरवाजे पर दस्तक दी और मैं उठ खड़ा हुआ। हमारा अंदाजा दुरुस्त ही था। वो नूरी ही थी। हेलो नूर, मैंने मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया। नूरी ने हम दोनों को सलाम किया और झिझकती हुई अंदर दाखिल हो गई। हम बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तालुत ने उसे बैठने की पेशकश करते हुए कहा। ताजुब है? नूरी बड़बड़ाई। क्यों, इसमें ताजुब की क्या बात है? मैंने कहा। नूरी ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा, फिर गर्दन झुका ली। हम दोनों इसकी शक्ल देख रहे थे। तुमने जवाब नहीं दिया नूर, तालुत ने कहा।
मैं आप अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपसे साफ साफ गुफ्तगू कर लूँ। इजाज़त है, लेकिन इससे पहले ये बताओ नाश्ता कर चुकी हो या नहीं। कर चुकी हूँ। चाय पियोगे या कोई ठंडी चीज़। किसी शय की हाजत नहीं, उसने जवाब दिया। जाहिर है हाजमंद तो हम थे जो तुम्हें तलाश करते हुए तुम्हारे घर खाने पहुंच गए। तालूत ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। नूरी ने इसकी शक्ल देखी, न जाने क्या सोचकर इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं अपनी इस खुशकिस्मती को याद करके थोड़ी देर के लिए खुशी हासिल कर सकती हूँ, इसे बरकरार रहने दीजिए। खैर खैर, अब वो साफ गुफ्तगू शुरू कर दो। बात यह है राना साहब के खुदा ने जमीन पर इंसान की पैदाइश की जो जरूरत समझी वो कुलई तौर पर हमारी या कम से कम मेरी समझ में नहीं आ सकती, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मुसलमान होने की हैसियत से इस बात पर यकीन रखती हूँ कि इसकी जरूरत में मसलक जरूर पैना होगी। इसने इंसानों के एक अंदाज में एक जैसा पैदा करने के बाद इनकी हैसियत में तखफीफ की। मैं जानती हूँ कि कुदरती तौर पर मेरी हैसियत मुतय्यन की गई है और मुझे हैसियत कबूल करनी चाहिए। बाबू खान से पहले भी बहुत सी बुरी निगाहों ने मुझे छुआ है। मैं मुदाफत करती रही हूँ, ये मेरा हक है, लेकिन कहीं भी किसी भी हालत में मेरी मुदाफत शिकस्त भी खा सकती है और मैं इस शख्स की शिकस्त को भी अपनी हैसियत समझकर कबूल कर लूंगी। चंद रोज के दुख के बाद मुझे कोई एहसास नहीं रहेगा। तो राना साहब, आप साबित सरबत है। मेरी जो हैसियत है कुछ मैंने इस वक्त बनाई है, कुछ का अंदाजा आपने मेरे घर से लगा लिया होगा। कल के खाने की आपने मुनासिब कीमत अदा कर दी थी और मुझे इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि मैंने कुछ रुपए बमुश्किल तमाम कर्ज हासिल करके खाने का इंतजाम किया था। मैंने 100 रुपए के नोट से सबके कर्ज अदा कर दिए। मेरे पास कुछ रुपए बच गए हैं, जिन्हें अगर आप चाहें तो बख्शिश के तौर पर मुझे दे दें। वापस लेना चाहे तो पेशे खिदमत है, मेरे लिए यह मुनाफा काफी है। आप जैसे अजीम लोगों ने मुझसे कोई काम लेकर मुझे इज्जत बख्शी। हाँ, अगर मुनासिब समझे तो मुझे इसकी तवज्जो की वजह बता दें जो आप मुझ पर देते रहे हैं और दे रहे हैं। सेक्रेटरी साहब ने भरे मुंह से मुझे बहन कहा। इनकी हैसियत पर तो अभी तक मुझे शुबा नहीं है, हालांकि बहुत सी जुबानों से मेरे लिए ये लफ्ज निकला है। खुद बाबू खान ने भी एक बार अबामिया के सामने मुझे बहन कहा था, लेकिन बहरहाल हर लफ्ज एक हाजत होता है। राना साहब, अगर मैं आपको पसंद आ गई हूँ, अगर आप मुझे खिलौना बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या मुझे एक दरखास्त करने का हक देंगे। उसने खामोश होकर डुबडुबाई आंखों से हमें देखा और जब हम कुछ ना बोले तो बोली, अभी मैं जिंदगी से जदोजहद कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं मर्द औरत हूँ। औरत मर्द के लिए है, उसे एक ना एक दिन मर्द के बिस्तर की जीनत बनना है, हुआ अपनी मजबूरी या जरूरत के तहत, या फिर अगर खुश वक्त हो तो इज्जत और एहतराम और मजहब की इजाजत के साथ। राना साहब, जमीर में अभी कुछ जिंदगी बाकी है, अभी कुछ आरजुएं सिसक रही हैं। उन्होंने दम नहीं तोड़ा। जब ये आरजुएं आखिरी सांस लेकर दम तोड़ देंगी तो खुद को दुनिया के हवाले कर दूंगी और इस वक्त किसी को अपने करीब आने से नहीं रोकूंगी। मैं वादा करती हूँ राना साहब के, जब मुझे आरजुओं की लाश नजर आ जाएगी तो सबसे पहले अपने आप को अपने आप को आप ही के हवाले करूंगी। मेरा वादा है राना साहब। इस दौरान मैंने तालूत के चेहरे की तरफ नहीं देखा था। अगर देख लेता तो यकीनन मुझे सूरत हाल की नजाकत का एहसास हो जाता। मैं तो इसका चौंका जब तालूत ने घुराते हुए अचानक झपट कर नूरी के बाल पकड़ लिए। तुझे किसने ये हक दिया जलील के तू इंसानों को इस कदर नीच समझे। बोल, हमने तेरे साथ कौन सा बुरा सलूक किया है। तेरी सोच इस कदर जलील है, गुमान भी नहीं था। तालूत ने इसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और नूरी कालीन पर जा पड़ी। तालूत, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं उछलकर खड़ा हो गया। मैं इसे हलाक कर दूंगा। इसने इंसानियत की इस कदर घनौनी तस्वीर दिखाई है कि तालूत फिर इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं इसके रास्ते में आ गया। मैंने उसे एक जोरदार धक्का दिया। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये हमारी दुनिया की बातें हैं। मैंने तलह लहजे में कहा, जो बातें तुम्हारी समझ में ना आए उनके बारे में तुम कोई इकदाम नहीं करोगे। इसने हमें कितनी गालियां दी हैं, तुम इसका एहसास नहीं है। तालूत ने मुझे घूरते हुए कहा, इसके ख्यालात दुरुस्त हैं। काश तुम इसका वल्लेजा सुनते जब बाबू हाँ इसकी इस्मत के दर पे था और ये इससे अपनी मुलाजमत की भीख मांग रही थी। इसका यही हासिल है तालूत, हमारे यहाँ औरत ऐसी ही मजलूम है। मगर हमने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, हमने इससे कुछ भी नहीं चाहा, हमने तो इसकी नसाइयत की कोई तौहीन नहीं की। तालूत कराहा, हमारे जैसे दूसरे इंसानों ने इसके साथ यही सलूक किया है। ये हमारी अंदरूनी कैफियत से वाकिफ है। मैंने कहा। तालूत एतदाल पर आ गया। तो क्या मुझसे गलती हुई है। वो टूटी हुई आवाज में बोला, नहीं, ये बेचारी अगर इसकी आदि अभी नहीं हुई होगी तो अब हो जाएगी। मैंने कहा। तालूत की आंखों से आंसू बल पड़े। वो घुटनों के बाद कालीन पर बैठ गया और उसने आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाकर नूरी के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। नूरी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ ज्यादती किया, मुझे माफ कर दे। नूरी ने जल्दी से पांव कोड़ लिए और उसकी आंखों में हैरत के आसार थे। वो फटी फटी आंखों से हमें देख रही थी। फिर अचानक इसके चेहरे पर बेपनाह खुशी उभर आई। इसका चेहरा एक अनोखे रंग में चमकने लगा। फिर इसने तालूत के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे मुंह पर इतने थप्पड़ मारो भैया कि मेरी शक्ल बिगड़ जाए, मुझे मार मार कर लहूलुहान कर दो, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे ये बिल्कुल सच से बता दो कि क्या नूरी तुम्हारी बहन बनने के लायक है। क्या मैं इस काबिल हूँ कि कोई मेरी तरफ तवज्जो दे। मुझे बताओ, मैं क्यों उस काबिल हूँ। मैंने खुद को जिंदगी भर सड़क पर पड़ा हुआ एक पत्थर समझाया, अचानक मेरी हैसियत क्यों बदल गई।
میرے اندر کون سی تبدیلی ہوئی ہے؟ نوری تالوت کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ نوری نوری آؤ بیٹھو، ہم دونوں بلکہ تینوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے بارے میں بتائیں۔ ہم لوگ اپنی تسلی کرنے کی کوشش کریں، لیکن نوری مجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں، مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ تمہارے اس تھپڑ نہیں تو مجھے تمہارے خلوص کا یقین دلایا بھیا، تمہارے تھپڑ نہیں تو میری ڈھارس میں دائی ہے۔ اب میں تمہارے سامنے بے شرمی کی باتیں کبھی نہیں کروں گی۔ اب میں ایک بے سہارا آوارہ قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ اب میں ایکسٹرا گرل نہیں ہوں جسے اسٹوڈیو کے چپراسی سے لے کر مالک تک لوٹ کا مال سمجھتے ہیں۔ اب میں ایک باحثیت عورت ہوں۔ بھیا تم مجھے چاہے جتنے تھپڑ مار لو، لیکن میرے تصور کو نہ توڑنا کہ اچانک میں بڑی بن گئی ہوں۔ نوری نے لجاجت سے کہا اور تالوت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی جذباتی ہو رہا تھا۔ ہم انسان جذبات سے کسی طور خالی نہیں ہوتے۔ میں پھر تم سے معذرت خواہ ہوں نوری، لیکن ہمارے خلوص، ہماری محبت پر بھروسہ کرو۔ تھا جب وہ دونوں جذبات میں ڈوب کر خاموش ہو گئے تو میں نے نوری سے کہا، نور وعدہ کرو کہ اب ہمیں جھوٹا نہیں سمجھو گی۔ نہیں سلیم بھیا، کبھی نہیں، خدا کی قسم کبھی نہیں، نوری نے خلوص سے کہا۔ اور خود بھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولو گی؟ وعدہ بھیا، آپ نوری کو جھوٹا نہیں پائیں گے۔ ناشتہ کر کے آئی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے شرمائے ہوئے انداز میں گردن ہلا دی۔ اچھا۔ تالوت کھڑا ہو گیا، اس نے گھنٹی بجا کر ویٹر کو بلایا اور اسے ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ نوری کی گردن شرم سے جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ صرف چند منٹ قبل اس کے چہرے پر عجیب سی خشکی اور بے نوری تھی، لیکن اب ایک عجیب سی جاذبیت اور ملاحت پیدا ہو گئی تھی، جیسے اسے اچانک سکون مل گیا ہو، جیسے منزل سے مایوس مسافر کو غیر متوقع طور پر نشان منزل مل گیا ہو۔ یہ اس لڑکی کی سادگی تھی، اس نے ان اجنبیوں پر پورا بھروسہ کر لیا۔ اس کے بعد اس وقت تک خاموشی رہی جب تک ویٹر ناشتہ لے کر نہ آ گیا۔ شروع کرو نور، میں نے کہا، اور ہم دونوں بھی اس کے سامنے کھسک آئے۔ آپ بھی لیں بھیا، نوری نے شرمائی آواز میں کہا۔ ہم دونوں ناشتہ کر چکے ہیں، تم ہمارے لیے چائے بنا دو، میں نے کہا، اور نوری نے بڑی نفاست سے ہمارے سامنے چائے بنا کر پیش کر دی۔ نوری خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی، پھر وہ ناشتے سے فارغ ہو گئی، پھر برتن ایک طرف سرکا دیے گئے۔ نور، تالوت نے چند منٹ کے بعد اسے مخاطب کیا، جی بھیا، میرا خیال ہے کہ اب تمہارے ذہن میں ہماری توجہ کھٹک نہیں رہی ہوگی، اس لیے ہم اس سے آگے کی گفتگو شروع کریں۔ جی بھیا، نوری نے اسی معصومیت سے کہا۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ اب تم صرف ننھے سے صفدر کی بہن نہیں ہو، بلکہ ایک چھوٹے اور دو بڑے بھائیوں کی بہن ہو، اور جب بڑے بھائی موجود ہوتے ہیں تو بہنوں پر کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی، اس لیے آج سے تم گھر سے باہر کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو۔ بھیا، نوری نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، اس کی گردن کچھ اور جھک گئی۔ ہم جو کچھ کریں گے ہمارا فرض ہوگا، اس میں تمہیں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ بس آج تم سے یہی گفتگو کرنی تھی۔ گھر کیا کیا کرائی ہو؟ ابا میاں کو بتا کر آئی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جا رہی ہوں۔ پوچھا ہوگا کہ کیوں؟ ہاں، آپ لوگ کے چل جانے کے بعد گفتگو ہوئی، عبدل بھائی نے بتایا تھا کہ روئی والا نے مجھے بابو ہاں کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ابا میاں نے اس کی وجہ بھی پوچھی تو میں نے انہیں بتا دیا۔ ابا میاں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ رات بھر نہیں سو سکے، شاید روئے بھی تھے، لیکن صبح کو انہوں نے میرے دلاسے دیے۔ ہاں، جب میں ان سے آپ کے پاس آنے کے لیے کہا تو انہوں نے سختی سے منع کیا۔ میں نے ان سے بحث کی اور کہا کہ بہرحال مجھے ملازمت کی ضرورت ہے، ممکن ہے ان بڑے آدمیوں نے مجھے کسی ملازمت کے لیے منتخب کیا ہو۔ ابا میاں مخالفت کرتے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میری عزت کو خطرہ درپیش ہو تو جان دے دوں، لیکن عزت نہ جانے دوں۔ یہ دنیا بے مطلب کسی کو کچھ نہیں دیتی۔ آج بھیا صفدر بھی اسکول نہیں گیا ہے، وہ معصوم کہہ رہا تھا کہ اب وہ نہیں پڑھے گا اور کوئی چیز فروخت کر کے گھر کا خرچ چلائے گا۔ اس نے بھی معصومیت سے کہا تھا، باجی جب ابا رو رہے ہیں تو تم نوکری تلاش میں کیوں جا رہی ہو؟ نوری کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ہاں نوری، وہ ایک غیرت مند باپ ہیں اور حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، لیکن ان کا اضطراب بجا ہے۔ ابا میاں کہہ رہے تھے کہ جب بابو ہاں، جس کو انہوں نے اپنی عزت کا محافظ سمجھا تھا، جسے انہوں نے بڑے واسطے دیے تھے، اتنا گندا نکل سکتا ہے تو اب تو صفدر پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے احساسات درست تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ غریب کو عزت کا زیادہ احساس ہوتا ہے، وہ بہن بیٹیوں کی زندگی کی نزاکت جانتا ہے۔ غریب کسی حد تک بھروسے کے قابل ہوتا ہے، جب اس پر سے ہی بھروسہ اٹھ جائے تو پھر دولت مندوں کا کیا ٹھکانا، وہ تو کچھ بھی کر لے، ان کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ بس کرو نوری، بس کرو، اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں ہے۔ جاؤ نوری بہن، اپنے محترم باپ کو سمجھاؤ، ان سے کہو دولت انسانیت کی کسوٹی نہیں ہے، انسان ہر حال میں انسان ہے، بشرطے کہ وہ انسانیت کا احساس رکھتا ہو۔ اور بس اب تم جاؤ نوری بہن، شام کو ہم گھر آئیں گے اور ہاں، رات کا کھانا ساتھ ہی کھائیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ تم ہمارے لیے کیا پکاتی ہو۔ میں انتظار کروں گی بھیا، نوری اٹھتے ہوئے بولی۔ گھر کے خرچ کے لیے کچھ پیسے رکھ لو، اس کے بعد تمہیں یہ زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، ہم خود گھر کا انتظام سنبھالیں گے۔ لو یہ رکھ لو۔ میں نے سو کے 2 نوٹ نوری کے پرس رکھ دیے۔ پیسے تو میرے پاس تھے بھیا، نوری نے کہا۔
रख लो, किसी भी मामले में मुदाखलत मत करो। बहुत अच्छा भैया, नूरी ने कहा। फिर वो हम दोनों को सलाम करके बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद तालुत काफी देर तक गुमसुम बैठा रहा। क्या सोच रहे हो तालुत? मैंने पूछा। यार बाज़ औक़ात तो तुम्हारी दुनिया से भाग जाने को दिल करता है। नहीं तालुत, अभी तो तुम मेरी दुनिया के बहुत से पहलुओं से अजनबी हो। मैंने भी तुम्हारे साथ गुस्ताखी की है, जिसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं मेरे दोस्त, मेरी तरफ से खुली इजाजत है। मेरी किसी गलती पर तुम मुझे टोक सकते हो। तालुत ने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हारी फितरत से बखूबी वाकिफ हो गया हूँ तालुत। जो कुछ तुम कह चुके हो उसके बाद बार बार तुमसे गिलवाना हमाकत ही है। बहरहाल अभी बहुत से ऐसे दौर आएंगे जब हमें अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि मेरी किसी गलती पर मुझसे बददिल मत हो जाना, बल्कि मेरी इस्लाह कर देना। मेरी तो पूरी जिंदगी तुमसे वाबस्ता है तलुत, मैं तुमसे किस तरह बददिल हो सकता हूँ? बहरहाल किसी जरूरतमंद की मदद के लिए कुछ गलत लम्हात भी आ जाएं तो हम खुश असलूबी से इन्हें टाल देंगे। यकीनन इससे जो रूहानी खुशी नसीब होती है इसकी कोई कीमत नहीं। रोशीले के बारे में क्या ख्याल है? वो तमाम मदारज से गुजरी हुई औरत है। हम सिर्फ इन लोगों से मुतासिर होते हैं जिनके जमीर में थोड़ी बहुत भी जिंदगी बाकी है। जिसके पहलू में जमीन आपकी कोई शय ही ना रही हो, इसकी इस्लाह नामुमकिन है। रोशीला के लिए इतना ही काफी है कि अब वो किसी हैसियत में हमें कबूल नहीं है। आइंदा से कोई रब्ता नहीं रखा जाएगा। सेठ रुईवाला के बारे में क्या ख्याल है? इस गधे के लिए भी यही सजा काफी है। वैसे इससे भी टकराव होता रहेगा। मेरे ख्याल में इसके हवास दुरुस्त करने के लिए 5 लाख की धमकी काफी हुआ करेगी। हाँ आरफ, एक बात और है। क्या? जिन लोगों के जेवरात और कागजात हमारे पास हैं उन्हें वापस पहुंचाए देते हैं। उनके लिए क्या किया जाए? क्या एक एक के घर चलोगे? ये तो मुनासिब नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि एक मुनासिब मजमून के खतूत टाइप कराते हैं जिनमें इन्हें इतला देंगे कि इनकी जान सेठ रुईवाला से छुड़ा दी गई है और वो इसके चक्कर से निकल चुके हैं। चुनाचा इनके रहन के कागजात और जेवरात वगैरह हाजिर हैं। अब वो खुद को रुईवाला से आजाद समझे। अगर वो किसी किस्म की धमकी दे तो उसे हाथ में ना लाएं। इसके साथ ही जिसका जो सामान है इसके पैकेट बनाकर एहतियात से इन लोगों को पार्सल कर दें। बेहतरीन, बहुत उम्दा ख्याल है। तालुत ने मेरी राय पसंद की और इस बात का भी फैसला हो गया। दोपहर के खाने से फारिग ही हुए थे कि अब्दुल भाई तशरीफ ले आए। उनके साथ चंद और लोग भी थे। अब्दुल भाई ने सलाम किया, फिर एक खुश लबास नौजवान से तारीफ कराते हुए बोले, ये डिलक्स मोटर के सेल ऑफिसर जहूर रखा है। राना साहब, मैंने इन्हें 1,000 बयाना दे दिया है। मोटर और इसके कागजात ले आए हैं। बाकी माल मैंने बोला कैश मिल जाएगा। ठीक है, कितनी रकम अदा करनी है? तालुत ने पूछा। 1,10,000 रुपये, नौजवान ने जवाब दिया। ठीक है, आपको अभी कैश अदायगी कर दी जाएगी। मेरा नाम GB चोपड़ा है सेठ। अब्दुल भाई मेरे को कोठी खरीदने को बोला। मैंने अब्दुल भाई को कोठी दिखा दिया। ये पसंद किया तो आप भी पसंद कर लो जी, ताकि सौदा हो जाए। अब्दुल भाई, तालुत ने अब्दुल को पुकारा। जी राना साहब, आपने कोठी देख ली? जी पसंद आई आपको? एक क्लास कोठी है जी, समंदर के पास, एकदम फर्स्ट क्लास व्यू है। मेरे को बहुत पसंद आया साहब, आपको भी जरूर पसंद आएगा। क्या कीमत मांगते हैं चोपड़ा साहब? 18 लाख जी, अभी नई बनाई है, वेल फर्निश्ड है जी, किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आपको भी कैश अदायगी करनी होगी? जैसा हुक्म करो सेठ, चोपड़ा साहब न्याजमंदी से बोले। और आप? तालू ने तीसरे आदमी की तरफ देखा। मेरे पास दिलनशी रोड पर एक खूबसूरत दफ्तर है जनाब। अब्दुल भाई ने इसके बारे में बातचीत की है। मैंने इसके 1.5 लाख तलब किए हैं। आप देखें, आपके शान शान जगह है। चारों तरफ फिल्म स्टूडियोज बिखरे पड़े हैं। फर्नीचर? तालुत ने पूछा। मौजूद है जनाब, चंद कमरे आपको डेकोरेट करने होंगे। ठीक है, अब्दुल भाई को दफ्तर पसंद है तो ठीक ही होगा। ठहरिए, मैं आप लोग को अदायगी किए देता हूँ। तालुत ने कहा। वो सब हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इतनी बड़ी बड़ी रकमों की तरह इस तरह अदायगी इनकी समझ में नहीं आई थी। लेकिन तालुत बाहर निकल गया। फिर चंद मिनट के बाद एक वजनी सूटकेस लटकाए अंदर आया, जिसमें ऊपर तक नोटों की गड्डियां चुनी हुई थी। इसने पहले छोटी छोटी अदायगियां की। इसके बाद चोपड़ा साहब को भी रकम अदा कर दी, जिसे वसूल करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। बहरहाल उन्होंने किसी को फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया। ये उनका अकाउंटेंट था। कोठी की डिलीवरी अभी ले ली जाए अब्दुल भाई, और बाकी कागजात वगैरह आप कल मुकम्मल करा रहे हैं। कल ही दफ्तर भी देख लिया जाएगा। जो हुक्म राना साहब, अब्दुल भाई कांपते हुए बोले। इनकी शक्ल हैरत से बिगड़ी हुई थी। तालुक ने किसी चीज को देखे बगैर इसकी कीमत अदा कर दी थी, लेकिन किसी को क्या मालूम कि वो कौन था और इस कागजी दौलत की इसकी निगाहों में क्या वक़्त थी। बाकी लोग चले गए। अब सिर्फ अब्दुल भाई रह गए थे, जिन्हें कोठी की डिलीवरी लेने जाना था। शुक्रिया अब्दुल भाई, अब आप भी जाएं और शाम तक हमें कोठी में मुंतकिल करने का बंदोबस्त कर दें। हाँ, आपको रकम की जरूरत होगी, कोठी मुकम्मल हो जानी चाहिए। अब्दुल भाई कुछ ना बोले और तालुत इन्हें भी कागज की कुछ कड़ियां सरका दी। वो सलाम करके चले गए। तब मैंने मुस्कुराते हुए तालुत से कहा, जनाब नवाब अजीजुद्दीन साहब, जरा एहतियात से अर्ज करें, वरना इंसान चील कौवों की तरह टूट पड़ेंगे। यार, जरूरतमंदों का काम अगर इन बेकार कागजात से चल जाता है तो मेरा क्या नुकसान है? तालुत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये बेकार कागजात हुकूमत के खजाने पर बाढ़ डालते हैं। इनकी कीमत सोना होना जरूरी है। वो भी पूरी कर लेंगे। तालुत ने लापरवाही से कहा, बताओ क्या प्रोग्राम है?
बस काम मुकम्मल हो चुका है। अब फिल्म कंपनी के बारे में क्या ख्याल है? खुलेगी और जरूर खुलेगी, मैंने इसका नाम भी तजवीज़ कर लिया है, यानी नूर आर्ट्स प्रोडक्शन। तालुत ने जवाब दिया, खुदा की पनाह, तुम तो अच्छे खासे बिजनेसमैन होते जा रहे हो। बस मोहतरमा आरफ साहब की कर्म नवाजी है, तालुत हंसते हुए बोला। फिर उठते हुए कहने लगा, आओ जरा कार तो देख लें, अब्दुल भाई की पसंद कैसी है। होटल के पार्किंग में हमारी खूबसूरत कार खड़ी हुई थी, जिस पर अभी कोई नंबर प्लेट नहीं थी। बिलाशुबा ये एक हसीन कार थी। मैंने कार में बैठकर इसे स्टार्ट किया और फिर हम काफी दूर तक इसकी ट्राई ली। कार हमें काफी पसंद आई। थोड़ी देर के बाद हम होटल वापस आ गए। शाम को हस्बे प्रोग्राम हम अपनी नई कार में शाहपुर कॉलोनी पहुंच गए। सफ्तर मियाँ दरवाजे पर हमारे मुंतजर थे। हमें कार से उतरते देखकर वो बड़े हैरान हुए। बहरहाल उन्होंने अदब से सलाम किया था। तशरीफ लाइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बालगाना अंदाज में कहा और तालुत को हंसी आ गई। सफदर मियाँ ने अंदर दाखिल होकर इतला दी, बाजी मेहमान आ गए हैं और बड़ी खूबसूरत कार में आए हैं। नूरी के वालिद उठे और टिटोलते हुए हम दोनों की तरफ बढ़े। आइए आइए नवाब साहब, तशरीफ लाइए, नूनुन्निसा बेटी, उन्होंने आवाज दी और नूरी सफेद कपड़ों में मलबूस बावर्ची खाने से निकल आई। इसके चेहरे पर एक अनोखी दमक थी। चंद ही घंटों में वो कुछ से कुछ हो गई थी।